नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का पाठ 2, गद्य खंड का पाठ 2 है। यानी कि हमने काव्य खंड में आपके काफी सारे चैप्टर्स जो है पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने अपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था यहाँ पर बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत चौकोना। ये दोनों ही जो कविताएं हैं वो एक ही चैप्टर में हैं और दोनों कविताएं हमने अपने लास्ट सेशन में अच्छे से पढ़ ली थी, समझ ली थी और उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो लगभग आपका काफी सारा जो पोर्शन है काव्य खंड का वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब तक आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें अगर कोई डाउट हो तो वो जरूर क्लियर करें, जरूर आप पूछ लें। और अभी हम यहाँ पर गद्य खंड का जो आपका दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है गद्य खंड का भक्तन, वो हमने इससे पहले पढ़ लिया था काफी टाइम पहले। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आज जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर बाजार दर्शन, और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है जैनेन्द्र कुमार जी। तो अभी आप देखेंगे कि इस पाठ में हमें कितनी सारी चीजें बताई गई हैं। केवल एक शब्द जो यहाँ पर बताया गया है, बाजार दर्शन। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है पैसे की पावर के विषय में, कि पैसा जो होता है कैसे इंसान को एक तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि इंसान जो है पूरा पैसों के इशारों पर चल रहा है, यानी कि पूरा जो पावर जो है वो पैसे की ही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे चैप्टर में बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें बताई गई हैं जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में जो है हम करते हैं और उससे फिर हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो ये चैप्टर देखिए, क्योंकि अब आप क्लास 12th में हैं और इसके बाद आप जो है एक तरह से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बाहर जाएंगे, अपने कॉलेज जाएंगे, आप पढ़ाई के लिए भी घर से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप घर पर रहते हैं तब तक आपको ये छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती हैं, यानी कि एक तरह से आप इन सब चीजों से अनजान रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके माता पिता आपके लिए करते हैं। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे खुद के लिए, फिर आगे आप जॉब करेंगे, फिर उसके बाद आपकी फैमिली होगी या इस तरह से, तो ये सारी चीजें आपके इस क्लास 12th में यहाँ पर रखने का मुझे लगता है यही रीजन है, क्योंकि अब आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबल बनना है और बहुत सारी आगे जिम्मेदारियां आपने उठानी है खुद की। ठीक है, तो देखेंगे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पाठ जो है जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बाजार दर्शन के बारे में बताया है, बाजार के जादू के बारे में बताया है, कि किस तरह से जब आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, जब आप मार्केट जाते हैं, देखो आपको पता है कि आपको क्या लेना है। अगर आप ये सोच कर गए हैं कि आपको क्या लेना है, ठीक है, आपको पता है आपको शूज लेने हैं, आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं, आपको अपने लिए स्कूल बैग लेना है, या आपको अपने घर के कोई जरूरी सामान लेना है, तब तक ठीक है, क्योंकि आप ये सोच कर गए हैं कि आपको खरीदना क्या है। तो आपका टारगेट रहता है कि मैंने एक जहां पर जूते मिलते हैं उस वाली दुकान में जाना है, जहां पर स्कूल बैग्स मिलते हैं वहां जाना है, जहां पे यूनिफॉर्म मिलती है वहां जाना है, या जहां पे राशन मिलता है वहां जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच के नहीं गए हैं, केवल आप पैसे लेके गए हैं और बस उसके बाद आप बाजार जाइए, आप अपनी जरूरत की चीजें भूल जाएंगे और आप जो बिना जरूरत की चीजें हैं वो दुनिया भर की उठाकर ले आते हैं। अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ होता है, हम खरीदने के लिए एक या दो चीज जाते हैं और खरीद कर लेकर आते हैं पूरा थैला भर के। ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर बाजार के जादू के बारे में बताया है कि किस तरह से बाजार का जादू जो है हम इंसानों को एक तरह से बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, और कैसे फिर हम उसके मोह में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया है। तो देखिए, जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 और उनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1990। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे वो। और हिंदी उपन्यास के इतिहास में उन्होंने इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य रहे हैं। और जैनेन्द्र अपने पात्रों की
सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहित खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होकर उभरती है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि फिर से उनके परिवार के बारे में बताया है, उनकी शिक्षा के बारे में बताया है। ये आपको डिटेल में आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया है, जिसमें से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि हम उनके पाठ को पढ़ रहे हैं, तो जब तक देखिए हम लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो हमें पाठ जो है काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है। अलीगढ़ 2 जनवरी 1905 को जन्मे जैनेंद्र ने बाल्यावस्था से ही अलग अलग तरह का जीवन जिया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में गुरुकुल स्थापित किया था, तो वहीं पर इनकी पढ़ाई हुई और 10 वर्ष की आयु में ही ये पिता को खो चुके थे। जैनेंद्र तो बाद में बने, आपका मूल नाम आनंदी लाल था। देखिए जो जैनेंद्र है ये नाम इन्हें बाद में मिला, लेकिन जो इनका मूल नाम था वो आनंदी लाल था। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। 1923 में राजनीतिक संवाददाता बन गए थे। ब्रिटिश शासन के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया था और छूटने के बाद ही इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेखन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी बातें हैं और इनका साहित्यिक परिचय भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी मिल जाएंगी। जैसे फांसी इनकी पहली कहानी संग्रह था, इसको जिसने इन्हें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया। और जो इनका उपन्यास है परख, उसी से इन्हें 1929 यानी कि 1929 में इनको पहचान मिली थी। सुनीता जो इनकी रचना है उसका प्रकाशन इन्होंने 1935 में किया था। त्यागपत्र 1937 और उसके बाद देखिए कल्याणी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, पाजेब और जैनेंद्र की कहानियां, ये सब 7 भागों में उपलब्ध है। उसके बाद इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं, जैसे कि विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, दर्शार्क, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, ये सारे इनके निबंध संग्रह भी यहाँ पर है। उसके बाद देखिए इनकी कई अनुवाद भी हैं जो यहाँ पर इनके समय और हम प्रश्नोत्तर शैली में जैनेंद्र को समझने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। तो देखिए कितनी सारी रचनाएं, यानी कि पूरे साहित्य का परिचय आपको यहाँ पर दे दिया गया है जैनेंद्र कुमार जी का। और ये बिल्कुल अलग अलग इनकी कृतियां, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उपन्यास कुछ लिखे हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ निबंध हैं, कुछ उसके बाद अनुवाद भी हैं और कुछ प्रश्नोत्तर ढंग से लिखे गए चित्र भी हैं। ये यहाँ पर कुछ प्रमुख कृतियां इनकी दी गई हैं। प्रमुख सम्मान भी है, देखिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय में, प्रेम में भगवान अनुवाद के लिए इन्हें दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्ति बोध के लिए दिया गया था। फिर पद्म भूषण भी इन्हें मिला था। तो ये देखिए काफी सारे सम्मानों से भी इन्हें एक तरह से नवाजा गया है। और आप देखेंगे साहित्य में इनके स्थान के बारे में बात की गई है और एक तरह से जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद्र युग के ही महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं, उनके बारे में बताया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो पूरा चैप्टर है, पूरा पाठ जो है उसके बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका एक सार यहाँ पर दिया गया है, पूरे पाठ का सारांश यहाँ पर दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, जैसे मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया है अनावश्यक क्रय के बारे में। अनावश्यक क्रय यानी कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो चीजें जिसकी हमें नीड नहीं है। देखिए हमें जो अपनी वस्तुएं हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदनी चाहिए, ना कि अपने शौक के हिसाब से, ना कि अपनी पसंद के हिसाब से। क्योंकि देखिए आप देखिए मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है, मेरे बहुत सारे शौक भी हैं, लेकिन अगर इसके हिसाब से हम शॉपिंग करने लगे, इसके हिसाब से अगर हम खरीदारी करने लगे, तो क्या हमारा जीवन बैलेंस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्योंकि नीड्स इतनी है, जरूरतें इतनी है, पहले वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम कोई अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाठ का सार जो दिया गया है, तो लेखक के एक मित्र जो है मामूली सी चीज खरीदने बाजार गए थे। शुरुआत कहाँ से होती है इस पाठ की? इस पाठ में लेखक के जो मित्र हैं या पड़ोसी कह सकते हैं, वो सामान्य सी चीज यानी कि नॉर्मल सी चीज खरीदने के लिए बाजार गए हुए थे।
ठीक है। जैसे आप लोग जाते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। अगर आप एक शूज खरीदने जाते हैं तो आप सोचते हैं अरे यार मेरे पास सॉक्स नहीं है, वो थोड़ा सा खराब हो गया, चलिए एक सॉक्स भी ले लेता हूँ। अब घर में पहनने की चप्पल भी घिस चुकी है, एक चप्पल भी ले लेता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी दूर जाता, अरे मेरी बेल्ट जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है, उसको भी ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब एक चीज लेने के लिए जाते हैं और 10 चीज लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद बाजार जाते हैं, फिर तो चाट पकौड़ी ये सब चीजें खाना, उसके बाद जो बाकी चीजें हैं ऐसे वैसी चीजें वो सब ले आते हैं। ठीक है, तो उनके मित्र के साथ भी यही हुआ। वो बहुत ज्यादा एक मामूली सी चीज लेने के लिए, जरूरत की जो जिसकी उन्हें नीड थी, आवश्यकता थी, उसको लेने के लिए वो बाजार गए थे। लेकिन जब वो वापस लौटे तो देखा अनेक बंडल उनके हाथ में थे। और इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेदार माना। तो देखिए, अक्सर महिलाओं की भी क्या कह सकती हूँ मैं कि महिलाओं में ये ज्यादा प्रवृत्ति होती है कि अगर वो घर का एक दो सामान लेने गई है तो वो 10 सामान लेकर आ जाते हैं, भले ही वो जरूरत का हो ज्यादातर। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि वो एक के साथ 10 सामान तो लेकर आती ही है। तो वो इस सारी फिजूल खर्ची के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताते हैं और कहते हैं स्त्रियां अधिक सामान बाजार से खरीदती हैं, यह ठीक है, किंतु पुरुष अपना दोष पत्नी पर डालकर बचना चाहते हैं। तो देखिए, वो तो खरीदती है सामान, ये यहाँ तक ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वो अगर एक सामान लेने गई है या दो सामान लेने गई है तो वो 4 सामान एक्स्ट्रा लेकर आती है, ये मानते हैं। लेकिन पुरुष अपना ये दोष जो है वो सारा क्या करते हैं, स्त्रियों पर मर देते हैं। खरीदारी में एक अन्य चीज महत्व रखती है, वह है मनी बैग। आपने देखा होगा मनी बैग, सब यूज करते हैं मनी बैग, ठीक है ना। तो खरीदारी में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मनी बैग, यानी कि बिना इसके कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये मनी बैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अर्थात पैसे की शक्ति। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या कौन करवाता है, पैसा करवाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पैसे की पावर, अभी देखिए मैं केवल यहाँ पर सार के रूप में चैप्टर को आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अभी पार्ट से आपका इंट्रो करवाना है। वैसे ये चैप्टर अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे, देखिए हम भी यहाँ पर इस पार्ट को डिटेल में अपनी पाठ्य पुस्तिका से ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक एक लाइन आपको इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण दी गई है कि आपको कुछ ना कुछ सबक, कुछ ना कुछ सीख जो है जरूर मिलेगी इस पाठ से। और आपको आगे के लिए ये पाठ जो है सचेत करेगा और बहुत सारा ज्ञान देगा। तो देखिए, पैसे की पावर के बारे में बताया है, तो यहाँ पर पैसे के लिए भी एक इंट्रो दिया है कि पैसे की पावर क्या है, पैसे का शक्ति क्या है। पैसा एक पावर है और इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल, असबाब, कोठी, मकान आदि इकट्ठा करके देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है ये कोठी, कितना सुंदर है ये घर। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके फ्रंट में आप ये देख सकते हैं, ये नहीं समझ आ रहा है कि ये स्विमिंग पूल है या ये कोई बरांडा है इस घर का। ठीक है, देख सकते हैं पूरा जो है फ्रंट आप देख सकते हैं कांच का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसका ये आप देख सकते हैं फर्श है या बरांडा है या स्विमिंग पूल है या क्या है, आप देख सकते हैं कि वो इतना सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो पैसा पावर है, इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल, असबाब, कोठी, मकान आदि इकट्ठा करके आपको दे देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके पास पैसा है, हम जान जाते हैं उसका मकान, उसका घर, उसके घर की सुख सुविधाएं, उसका रहन सहन, उसका खान पान देखकर हम कह सकते हैं कि ये पैसे वाला है। क्योंकि ये सारी चीजें देखिए आज के टाइम में मुझे लगता है कि पैसा कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों के लिए जो एक तरह से दिखावे की वस्तुएं हैं, अब हम इनको संसाधन जो है हमारे दिखावे की वस्तुएं हैं, इनके लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर एक तो होता है कि इंसान का अपना व्यक्तित्व, आप उसको उसके व्यक्तित्व से पहचानते हैं, उसकी कर्तव्य से पहचानते हैं कि किस तरह का उसका काम है, किस तरह का उसके आपके साथ व्यक्तित्व है, कैसा वो लोगों के साथ संबंध रखता है। ठीक है, और एक पहचानते हैं उसको उसके रहन सहन से, खान पान से, कहते हैं ना देखते ही अरे बड़ा पैसे वाला है, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है इसके पास। ठीक है ना, भले ही वो पैसे वाला हो या ना हो, या उसका चरित्र कैसा हो या कैसा भी वो इंसान हो, लेकिन हम उसके पास जो संसाधन है, उसके पास जो चीजें हैं, उसी से समझ जाते हैं कि ये बहुत पैसे वाला है।
यानी कि बहुत अमीर है, बहुत रईस है, ये हम समझ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि किससे? पैसे की पावर से। हमें पता है इसके पास 30-40 लाख की गाड़ी है और एक तरह से उतना ही बड़ा इसके पास घर है, अच्छा खासा रहन सहन भी अच्छा है, तो हम समझ जाते हैं। किंतु वे प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, वे संयमी होते हैं, वे पैसा जोड़ते हैं तथा इस संग्रह को देखकर गर्व का अनुभव करते हैं। मित्र का मनी बैग खाली हो गया था। लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा वह उनकी आवश्यकता के अनुरूप था। अब देखिए क्या है कि जो लोग ये सब करते हैं, कुछ कुछ लोग जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने सपने के लिए, या जैसे हम कहते हैं ना, उनका उनका बच्चा पढ़ता है। देखिए, केवल आपको ऐसा नहीं है कि आप पैसे से ही बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत से भी अच्छा पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग जो है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा गलत तरीके से पैसे कमाएं या उससे वो धन इकट्ठा करें। कुछ लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वो उस लेवल तक पहुंचते हैं, अपना एक एक पैसा जोड़ते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, उसके बाद वो ये सारी चीजें बनाते हैं, ये सारी चीजें इकट्ठा करते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनके मित्र का जो मनी बैग है वो खाली हो चुका है, क्योंकि उनकी वाइफ, उनकी पत्नी जो है वो बहुत सारी शॉपिंग करके आ चुकी है, तो वो देखते हैं कि उनके मित्र का मनी बैग खाली हो चुका है। और अब उनको लगा कि उन्होंने जो भी सामान खरीदा है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदा है। अर्थात उन्हें लगता है कि उन्होंने जो क्रय किया है, उनका जो उन्होंने जो सामान खरीदा है वो अपनी परचेजिंग पावर। अब देखिए, ये वर्ड जो है इस पूरे चैप्टर में कई बार आएगा, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर यानी कि एक सामर्थ्य के अनुसार। हम कहते हैं मेरी सामर्थ्य थी तभी तो मैंने ये खरीदा, ठीक है ना, मेरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि उनके पास था वो पैसा, थी उनके पास परचेजिंग पावर। यानी कि अगर उन्होंने 1,000 रुपए का सामान खरीदा है या 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, तो इसके मतलब है कि उनके पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, उनके पास परचेजिंग पावर थी उस सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। तो उनको तो यही लगता है कि उन्होंने अपनी परचेजिंग पावर अर्थात क्रय के अनुसार ही सामान खरीदा है, यानी कि जितना उनको चाहिए था अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पाठ में है। उसके बाद बाजार के जादू के बारे में बताया है, और ये चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप सच में इस पार्ट में खो जाएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा आपको एक एक चीज ऐसा लगेगा कि आपसे रिलेट कर रही है, ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। जब हम मार्केट जाते हैं तो सच में ऐसा होता है। तो बाजार का जादू कैसे, अगर आप मेले में चले जाए ना, तो वहां पे क्या होता है कि अरे नहीं मुझे ये भी लेना है, 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 लगता है कि ये तो बहुत सस्ता है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। और सारी चीजें ना इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से, आपने देखा होगा दिवाली का टाइम होता है ना, लोग पहले, आजकल नॉर्मल दिनों में क्या करते हैं, सारी चीजें, सारा सामान जो है वो दुकान के अंदर होता है और वहीं पे एक तरह से दिखाया जाता है, वहीं पे सारा सामान बिकता है। लेकिन दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा कि आधी जो सड़क होती है ना, रोड, उस पे मतलब पूरी रोड जो है दुकान वाले घेर लेते हैं, कि वो अपने सामान को क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं कि ये खरीदो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। तो यही है बाजार का जादू, ठीक है। तो बाजार में आकर्षण होता है, उसमें प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहक को आकर्षित करती है। ले लो, मुझे खरीद लो, नहीं तुम्हें नीड है ले लो, तुम पर अच्छा लगेगा, ठीक है। ग्राहक को आकर्षित करती है कि वो उनको खरीदे, और इस आकर्षण से बहुत ही कम लोग बच पाते हैं। और कौन बच पाते हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का सेशन लगभग मुझे लगता है काफी सारी चीजें इसमें है, तो इंट्रो में ही चला जाएगा, और जितना अच्छे से आप इस इंट्रो को पढ़ेंगे तो पाठ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस आकर्षण से बहुत कम लोग बच पाते हैं। संयमहीन व्यक्ति को बाजार कामना से व्याकुल नहीं, पागल बना देता है। जो संयमहीन व्यक्ति होता है, यानी कि जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, संयम नहीं होता, कि वो धैर्य नहीं होता कि नहीं भाई मत ले, तेरे पास पैसा नहीं है, भाई मत ले, तुझे इसकी जरूरत नहीं है, अरे अपना जरूरत का सामान ले ले, तेरे जूते फट गए अपने लिए जूते ले ले भाई, ये 10,000 की वॉच लेने की क्या जरूरत है तुझे,
ठीक है ना, नहीं मेरे पास नॉर्मल पैंट शर्ट नहीं है स्कूल जाने के लिए, तो ये फालतू की चीजों पर पैसे वेस्ट क्यों करने हैं। ऐसा हर किसी के अंदर नहीं होता, यानी कि संयमहीन व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर धैर्य नहीं होता, संयम नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो उसको बाजार अपने जादू से, अपनी कामना से पागल बना देता है। यानी कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं, और वो चाहते हैं कि मैं सब ले लूं, अरे ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चाहिए संयम, यहाँ पे चाहिए धैर्य, क्योंकि वो देखिए मेरी नीड अगर जूता लेना है तो मैं जूता लूंगी, अगर मेरे को वॉच की नीड है तो मैं अपने लिए वॉच लूंगी, ठीक है ना। मुझे अगर एक लैपटॉप लेना है तो मैं लैपटॉप लूंगी, अगर मुझे कपड़े लेने हैं तो मैं कपड़े लूंगी, अगर मुझे राशन लेना है तो मैं राशन लूंगी। अगर मैं राशन लेने के लिए दुकान में आई हूँ और मैं वहां जाकर अपने लिए 10,000 की, 5,000 की या 2,000 की वॉच ले लेती हूँ, तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, ठीक है। तो उसमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न करके उसको बेकार कर देता है। यह है बाजार का जादू, जो आदमी के सर चढ़कर बोलने लगता है। उसके बाद देखिए इस जादू से कैसे रक्षा की जाए, वो सारी चीजें इसमें है, ठीक है, और कैसे अपने आप को बचाया जाए। उसके बाद खाली और बंद मन, ये दो, इस पार्ट में ये सबसे मेन इंटरेस्टिंग यहाँ पर है कि खाली मन कैसा होता है और बंद मन कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है किस तरह से चूरन वाले भगत जी का एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी सारी चीजें इसमें और है समझने के लिए। तो इसको हम डेली डेली जब हम इसको पढ़ते जाएंगे चैप्टर को, उससे पहले हम उतना जो है इंट्रो आगे पढ़ लेंगे ताकि आपको आगे चैप्टर समझ आ जाए। अभी हम इसको एक बार पार्ट से आपकी बुक से पढ़ना शुरू करते हैं कि असल में शुरुआत कहाँ से हुई और असल में है क्या इस पार्ट में। तो देखिए आपकी पाठ्य पुस्तिका से इसको पढ़ लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से पढ़ने का रीजन भी यही है क्योंकि ये पाठ जो है यहाँ पर डिटेल में दिया है, पूरे डिटेल में आपको ये पाठ दिया है, और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस पाठ में है जो कि आपने एक एक पाठ चीज पढ़नी है, और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है सुनने के लिए, समझने के लिए। देखिए हिंदी के चैप्टर में अगर आपको ये सारी चीजें अगर बताई जा रही हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है आपके लिए समझने के लिए। तो देखिए अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई इस पाठ को लिखने की। वो कहते हैं एक बार की बात है, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार तो गए थे कोई मामूली सी चीज लेने के लिए। उनके जो मित्र थे वो बाजार तो गए थे कोई मामूली सी चीज लेने के लिए, तो एकदम से जब वो आए तो उनके पास जो है बहुत सारे बंडल थे। तो लेखक कहते हैं मैंने कहा यह क्या है, तो वो कहते हैं, बोले यह जो साथ थी, यानी कि पूरा जो दोष है उन्होंने अपनी पत्नी पे मर दिया उसी टाइम जब उन्होंने, उनके मित्र ने देखा अरे भाई ये क्या है, क्योंकि कहकर गए थे कि कुछ मामूली सामान लेकर आना है, और आते वक्त देख रहे हैं कि ढेर सारे बंडल पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा भाई ये जो साथ थी, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं उनका आश्रय था कि यह पत्नी की महिमा है, यानी कि ये सारी चीजें जो हो रही है, ये सारी चीजें जो हुई आज, वो सब पत्नी की महिमा है, और उसी महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से ही इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू, यानी कि आपने देखा होगा कि आपके घर में भी जितनी सारी चीजें होती, देखिए जो आपके पापा करते हैं, आपके दादा करते हैं, वो सारे कैसी चीजें करते हैं जो आपके लिए जरूरी होते हैं, यानी कि ज्यादातर जो बाहर के काम होते हैं या आपकी नीड्स, जो आपकी जरूरत का सामान, अगर आपकी मम्मी ने बोला है कि बच्चे के लिए स्कूल शूज लेकर आना है तो वो लेकर आएंगे, अगर आपकी मम्मी ने बोला है कि यूनिफॉर्म लेकर आनी है तो लेकर आएंगे, बुक्स लेकर आनी है तो लेकर आएंगे। लेकिन जो माया जोड़ने का, यानी कि घर में आपकी मम्मी को लगता है कि आज उनका जो मिक्सर है, उनके पास मिक्सर नहीं है और उनको असुविधा हो रही है, तो वो एक मिक्सर लेकर आएंगी, और देखिए इससे क्या होता है, घर में सामान जुड़ भी रहा है
और एक तरह से काम का सामान भी है। और अगर उनको लगता है कि अब घर में आपको एक माइक्रोवेव की जरूरत है, या आपको एक अच्छी वॉशिंग मशीन की जरूरत है, या एक एसी की जरूरत है, या जो भी ऐसी चीजें हैं जहां पर उनको लगता है कि ये सामान घर के लिए जरूरी है, या आपको एक अच्छा सोफा लेना है, या बहुत सारी चीजें, या और भी घर का सामान जो कि अगर जुड़ जाए तो भी सही है, और अगर नहीं है तो भी सही है, लेकिन अगर आपकी बजट में है और जुड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। स्त्रियां अक्सर करती है, नहीं मुझे अच्छे सोफे चाहिए, अच्छे कुशन चाहिए, अच्छे पर्दे चाहिए, या अच्छा घर का सामान चाहिए, या बच्चों के लिए अच्छा आपका बाकी चीजें जो होती है जरूरत की वो चाहिए, या मेहमानों का स्वागत करना है तो कैसे करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का ख्याल जो है ज्यादातर घर पर माताएं रखती हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या कहा है कि स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ू। फिर भी सच सच है, और वह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। यानी कि सच तो सच है कि पैसे तो खत्म हुए हैं, पैसा तो वेस्ट हुआ है, पैसा तो बर्बाद हुआ है, लेकिन अब साइड तो फिर भी पत्नी की ही लेनी है ना। तो इसीलिए मूल में एक और तत्व की महिमा है, महिमा सविशेष है। लेकिन पत्नी से भी पहले अगर किसी और तत्व की महिमा है तो वो तत्व है मनी बैग। यानी कि अगर पत्नी खर्च करने का सोच रही है, अगर पत्नी ने खर्च करने का मन बनाया है, अगर पत्नी कुछ सामान जोड़ रही है, या पत्नी अगर कुछ खरीद रही है, तो उसके पीछे का जो एक विशेष तत्व है वो है मनी बैग। यानी कि पैसा है तभी वो जोड़ रही है। तो वो कहते हैं कि पत्नी मूल में एक और तत्व की महिमा है। यानी कि पत्नी से भी पहले मूल तत्व जो है वो है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी, या एनर्जी कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पैसा है तभी वो ये सोच पाई है, पैसा है तभी वो ये कर पा रही है। ठीक है, पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो वो क्या खाक पावर है। पैसा पावर है ये कह सकते हैं, लेकिन इसका सबूत देने के लिए आसपास अगर संसाधन नहीं है, जरूरत की चीजें नहीं है, तो क्या खाक पावर है। यानी कि अगर आप पैसा है और आप उसको रखे रह रहे हो, रखे रह रहे हो, रखे रह रहे हो, और आपके पास कोई भी सुख का संसाधन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जरूरत के टाइम पे आपके काम आ सके, तो क्या खाक पावर है। यानी कि फिर क्या करेंगे आप उस पैसे का। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। अगर आपको पैसा देखना है तो बैंक का हिसाब देखिए, पर माल सबाब कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। यानी कि अगर आपको किसी का पैसा देखना है, आपने देखा होगा कई लोग जो है बहुत सिंपल साधारण जो है जीते हैं, लेकिन उनके पास पैसा बहुत सारा होता है। तो आप उनके अकाउंट को तो नहीं देख सकते, उनके बैंक अकाउंट को तो नहीं देख सकते। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट खाली है, क्योंकि आप उन्हें नहीं देख सकते, उसको नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपको किसी के पैसे की पावर को देखना है, तो उसका मकान, उसका कोठी, उसका जो रहन सहन है, उसके संसाधन जो है वो अनदेखे भी दिखते हैं। यानी कि आप बिना, अगर आप उस पर ध्यान ना भी देना चाहो तो भी आप देखेंगे महंगा फोन, महंगी गाड़ी, महंगा घर, घर पे बहुत सारे सुख के संसाधन, तो ये सब अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यानी कि इस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही, यानी कि अगर इससे अगर हम कुछ खरीद सकते हैं, अगर हमारे पास है, तो इसी में आनंद है। यानी कि इसी को परचेज करने में, सामान को परचेज करने में तभी जो है आनंद है। वो कहते हैं नहीं, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। और ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ फिजूल खर्ची करते हैं या खर्च करते हैं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल का सामान फिजूल ही समझते हैं। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो संयमी होते हैं, उनको पता होता है क्या चीज जरूरत की है, क्या चीज नहीं है, क्या चीज जो है हमारे लिए जरूरी है, क्या चीज नहीं है। तो वो फिजूल के सामान को फिजूल का ही समझते हैं। यानी कि उन्हें पता होता है यार ये मेरी नीड ही नहीं है, ये मेरी आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों खरीदूं।
ठीक है ना। अब देखिए नीड सबकी अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि सबको सिर्फ एक ही सामान चाहिए, इसीलिए दुनिया में हजारों तरह की चीजें हैं और उनका उपयोग भी हम कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं करते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग जो है फिजूल के सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और वे बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं और पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं है। खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है और एक तरह से वो क्या करते हैं, क्योंकि अब देखिए वो संसाधन नहीं खरीदते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और वो उन्हें लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसे से जुड़े हुए हैं, पैसे से कनेक्ट है और इसीलिए उनका मन जो है गर्व से फूला हुआ है। और मैं आशा करती हूँ कि आज हमने यहाँ पर जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, बाजार दर्शन जो हमारा पाठ है, उसमें आपको काफी चीजें जो है समझ आई होंगी। वैसे तो ये पाठ का केवल इंट्रो ही यहाँ पर आज हो पाया है और कुछ एक चीजें ही हम यहाँ पर पढ़ पाए हैं। तो चैप्टर जैसे आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है और सबसे ज्यादा इसमें मेन चीज है कि ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। जो छोटी छोटी चीजें हम, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं, छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, उनके बारे में ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। तो पाठ आज जितना भी पढ़ा है, हो सके इसे घर पर रिवाइज कीजिए एक बार और बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।